हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पे परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। परसेंटेज को हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था। एकदम जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, पहली बार परसेंटेज को समझना चाहता है, तो उसके लिए तो हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था। और जिसको थोड़ा बहुत पहले परसेंटेज पढ़ा हुआ है और अपने परसेंटेज को और अच्छा करना है, उसके लिए भी हमने कहा था भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे होते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जाएगा और आपको जो है प्रिपरेशन में ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। वो हो सकता है आपको कैलकुलेशन सीखने को मिले, हो सकता है कोई नया तरीका सीखने को मिले, है ना। इस तरीके से हम जो है परसेंटेज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास आपके पास आ चुकी है। रोजाना सुबह 7 बजे आपको क्या है यहाँ पे क्लास मिल जाती है। रेगुलर 7 बजे सुबह जो है आपको क्लास मिलती है और आप रेगुलर देख भी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा नया इस क्लास से जुड़ रहा है तो मैं उससे दो बातें कहना चाहूंगा कि एक बात तो आपने परसेंटेज की अगर पहले वाली क्लास देख रखी है, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपने पहले कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो आप पहले 1 नंबर क्लास से आप जो है वो सारी की सारी क्लास देख के आओगे 1 से 6 तक, और फिर इस क्लास पे आओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अभी आप सीधे इस क्लास में आओगे, बीच में क्वेश्चन चल रहे हैं, नए टाइप का क्वेश्चन शुरू होने वाला है, तो आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी कम समझ में आएगी। मैंने पहली क्लासों में बिल्कुल एकदम बेसिक से जो है वो चीजें आपको बता रखी है। दूसरा बात ये भी, जो आपके पास नया बच्चा इससे क्लास से जुड़ा है और उसने परसेंटेज पढ़ रखा है और उसको परसेंटेज का बेसिक पता है भी परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज जैसे भिन्न कैसे बनाते हैं, परसेंटेज से इस भिन्न का यूज कैसे करते हैं, कम या ज्यादा या किसी का कितना परसेंट कैसे हम लिखते हैं, रेशियो कैसे लिखते हैं और परसेंटेज को डायरेक्ट सोचते कैसे हैं, ये अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है तो यहाँ से आपको चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आने लगेगी। आप इस क्लास को यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास पर। क्वेश्चंस एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन देखने हैं और करने सोल्व करने हैं। ठीक है, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ स्ट्रोंग हो, उसके साथ साथ कैलकुलेशन मैथ से भी ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। कैलकुलेशन जो है पार्ट, कैलकुलेशन का पार्ट वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको एक बार को एक क्वेश्चन ना आए तो चल जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी तो समस्या हो जाएगी। फिर कैलकुलेशन एक तो आपका क्या करेगी, टाइम बचाने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचाने वाली है। दूसरा, अगर आपको कैलकुलेशन आती है और आप डायरेक्ट चीजों को सोचते हो तो आप क्या करोगे, हर एक तरीके का, चाहे वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है, चाहे वो परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एसआईसीआई का, एवरेज का, टाइम एंड वर्क का, किसी का भी क्वेश्चन है, आप अपना एक कंसेप्ट उसमें क्या कर पाते हो, डेवलप कर पाते हो। सिर्फ कैलकुलेशन अगर आप धीरे 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 सोचना सीख जाते हो तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको जरूर ही देखना है भाई। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है मैं हर बार बताता हूं क्लास में, और मैंने बहुत सारी जो शीटें हैं वो अपलोड कर रखी है, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाती है, जैसे टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर दी तो कुछ और मटेरियल आता जाता है तो सीटें ऊपर चली जाती है। आप उनको टेलीग्राम से ढूंढ सकते हैं, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सृष्टि क्लासेस की लिंक आपके पास चल रहा होगा, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके और बहुत सारा फ्री मटेरियल, जो फ्री कंटेंट का आपके पास उसमें एक कॉलम होगा, उसमें आप जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारी शीटें, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये शीटें भी आपको बिल्कुल फ्री जो है वो वहां पे अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन है जो रिवाइज करेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में एक नया कंसेप्ट शुरू होगा जो हम क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे। आप इस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आपको देखना है आगे इसका सॉल्यूशन। देखो मैं इसको पढ़ता हूं आपके लिए। कहता है, यदि खनन के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च न बढ़ने पाए, है ना, खर्च न बढ़ने पाए, भी खर्च ना बढ़े। अब मैंने आपको कल की क्लास जो हमारी थी उसके अंदर सारी चीजें ये देखी थी, जैसे आपके पास जो भी आपके पास खर्चा है, जो खर्चा है वो किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप कहते हो कि जो हमारा खर्च होता है ना वो एक तो मूल्य पर,
भी कोई भी चीज का जो मूल्य है वो कितना है, और दूसरी उसकी मात्रा या खपत हम कितनी कर रहे हैं, है ना। खपत, जैसे आप ऐसा सोच सकते हो, चीनी है, अगर आपके घर में 2 किलो चीनी का खपत होती है और चीनी का मूल्य 50 रुपए है, भी चीनी का मूल्य 50 रुपए है और 2 किलो आप चीनी इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्या 100 रुपया चीनी पे खर्च करोगे क्या? तो 100 रुपए चीनी पे खर्च करेंगे तो खर्चा किस चीज पे डिपेंड किया, मूल्य पर और खपत पर, दो चीजों पे, या आप मात्रा बोल सकते हो खपत को, इन दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, या तो आप अलग अलग दोनों को मानो, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन में, जो हमने पिछली क्लास में भी देखे थे। हर एक क्वेश्चन के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे सोचने के, इन चीजों को अलग अलग सोचेंगे कैसे। यहाँ पे जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो कोई फॉर्मूला बेस नहीं है चीजें, हम उनको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पढ़ रहे हैं। भी क्वेश्चन देखा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, हम क्वेश्चन को सोच कैसे पाए, उसके तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चनों को क्या है, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करता है, खनन में 10% की वृद्धि कर देता है, तो 10% का आपके पास भिन्न होगी 1/10, क्या होगी आपके पास 1/10। तो मूल्य है, ये मूल्य में वृद्धि होगी, तो मूल्य कितना था, अब पहले 1/10 वृद्धि हो रही है, तो पहले वाला मूल्य को कितना मान लेते हो आप, 10 मान लेते हो। तो पहले अगर मूल्य 10 था तो 10 पे कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 10 पे 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब कहता है उपभोग करने में कितने प्रतिशत, उपभोग में या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो उपभोग या खपत, या आप मात्रा भी बोल सकते हो, इसको मैं मात्रा लिख देता हूं, मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्चा है वो न बढ़े। भी जो खर्चा आपके पास पहले हो रहा था वही खर्चा क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए। तो आप ऐसे देख सकते हो, भी खर्चा जो है उसके पास, खर्च जो है, जैसे पिछली क्लास से हमने इस चीज को सीखा था, भी ये 11, जब आपके पास खर्चा ना बढ़े ना, तो यहाँ पे 1:1 ही रहना चाहिए। ये भी जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। तो हम करते क्या हैं, 11 को तो इधर रिप्लेस कर देंगे और 10 को इधर रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे मूल्य और मात्रा को आपने मल्टीप्लाई किया तो 110 आया आपके पास, और इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 110, यानी पहले भी खर्चा कितना था, 110 था, और बाद में भी 110, तो ये 1 और 1 आपके पास रह जाता है। तो हम इनको क्रॉस में ले आते हैं, तो यहाँ पे पहले मात्रा कितनी थी, ओरिजिनल मात्रा 11, और फिर आपने मात्रा को कम कितना कर दिया, तो 10 कर दिया। तो 11 आपके पास थी और 10 कर दिया, यानी 11 पे 1 कम कर दिया क्या आपने, और 11 पे 1 कम करते हैं तो कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे कितना परसेंट होता है आपके पास, 9/1/11%। कितना परसेंट होता है, 9/1/11%। अब इनके अंदर हमने एक तरीका और भी देखा था, देखना आप यहाँ पे, जैसे आपके पास होता क्या है, आप कहते हो भी ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, खर्चे को मान लेते हैं, किसको, जब कोई भी चीज दो चीजों पे डिपेंड करती है और वो दोनों चीजें बढ़ती या कम होती है। जैसे एक आयत है आपके पास, आयत की आप लंबाई बढ़ाओ तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और चौड़ाई को कम करो तो भी तो क्षेत्रफल ही कम होगा ना। तो हम उस स्थिति में करते क्या, क्षेत्रफल को मान लेते हैं। तो जब भी कोई चीज दो चीजों पे डिपेंड करती है और उन दोनों को कम या ज्यादा हम करते हैं ना, तो हम उसी को मान लेंगे। जैसे आपके पास खर्चा कम या ज्यादा होगा, मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, खपत कम करनी है तो खर्चा कम होगा। तो फर्क किस में आ रहा है, खर्चे में। तो आप खर्चे को मान लोगे, तो आप कहोगे खर्चे को हम 100 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 100। अगर आपने मूल्य को 10% बढ़ा दिया तो खर्चा भी कितना बढ़ गया होगा, तो खर्चा भी 100 बढ़ गया होगा क्या। तो खर्चा 100 बढ़ा तो आपके पास कितना हो गया खर्चा, क्या 110 हो गया क्या खर्च, 100 पर 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। अब वो कहता है इसको कितना कम करें, अब खर्चा हो कितना गया, 110 हो गया। अब आप उपभोग को, खपत को या मात्रा को बोल सकते हैं, कम करोगे तो कम क्या होगा आपके पास, खर्चा कम होगा ना। जब उपभोग को कम करोगे तो खर्चा भी कम होगा। तो खर्चा, इसको कितना कम करें कि खर्चा न बढ़ने पाए, भी खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। ओरिजिनल खर्चा था कितना आपके पास, 100, और अभी भी कितना रहना चाहिए, तो आप कहोगे 100 ही रहना चाहिए, अभी भी कितना रहना चाहिए, 100। तो आप क्या करोगे, 110 पे 100 बनाना है तो क्या 10 कम करना पड़ेगा क्या आपको, और 10 कम कितने पे करोगे, खर्चा है कितना 110, तो 110 पे कम कर देंगे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां से भी आप इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो 9/1/11 आ जाएगा। या फिर इसको, इन क्वेश्चनों को जब आपके पास कुछ भी ना दिया हो तो हम शॉर्ट में ऐसा सोच सकते हैं, विभिन्न आपके पास 10 है, 10 से बढ़ के 11 हो गया,
तो 11 से वापस 10 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 11 पे 1 कम कर दोगे, तो ऐसे डायरेक्ट सोच लेते हैं, है ना। भी 10 था, 10 से बढ़ के 11 हो गया, अब वापस 10 करना है, 11 से 10 लेके जाना है, तो 1 कम कर दिया, कितने पर, 11 पर। तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में होगा। अच्छे जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये शॉर्ट वाला तरीका लग नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है तीनों तरीके, जो मैंने सबसे पहले बताया वो सबसे अच्छा तरीका था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में हमारी किए थे, तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और करने की कोशिश करो। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति की आय है और आय से दो काम कर सकते हो आप। दो काम क्या कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो खर्च, क्या कर सकते हो, या तो आप कहोगे भी खर्चा हो सकता है, या आप कहोगे उसको क्या कर सकते हैं, हम बचत कर सकते हैं। क्या इसके अलावा तीसरा काम कर सकते हो क्या। आए जो आपकी सैलरी मिली, या आपको जब कभी सैलरी मिलेगी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो जॉब आप लग जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, और उस सैलरी का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, भी जो भी सैलरी मिली या तो उसको उड़ा दिया, या उसका कुछ हिस्सा आपने उड़ाया और कुछ हिस्सा बचा लिया। सारी की सारी तो नहीं बचा सकते ना, कुछ तो खर्च होगा ही होगा। तो जो कुछ तो खर्चा होगा और कुछ आप उसकी क्या कर सकते हो, बचत कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना, कहता है एक आदमी की सैलरी में से वो 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है। ठीक है, पहले वो 80% खर्च कर रहा है, मैं कहता हूं इसकी आय को 100 मान लेते हैं। मान लो उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी कितनी थी, 100 रुपए थी। अगर उसने 80 खर्च कर दिए, यानी 100 का 80 खर्च कर दिया क्या उसने, है ना, 80% खर्च कर दिया। ये परसेंट निकालना तो आपको आता होगा, अब अगर आप पीछे की क्लास में देख के आए हैं तो 100 का 80% निकालना है आपको। तो 100 का 80% कितना होता है आपके पास, 80। तो 100 का 80% कितना, 80। तो 80 वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचेंगे कितने, देखो 100 तो कमाए थे उसने, 100 तो उसकी आए थी, 80 उसने खर्च कर दिए, तो क्या 20 बच गए होंगे क्या उसके पास, कितने बच गए होंगे, 20 उसके पास जो है वो बच गए होंगे। अब क्या है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% जो है वो आय को बढ़ा देते हो आप, कितना बढ़ा दोगे, 25%। यानी 100 था और 100 पर 25% बढ़ाओगे तो क्या 125 हो जाएगा क्या ये, 100 तो था और 100 पे कितना परसेंट बढ़ा दिया, 25%। तो 100 से 100 कैंसिल किया और ये कितना आ गया आपके पास, 125। तो अब उसकी आय बढ़ करके कितनी हो गई, अब जो नई आय है, 100 में 25% बढ़ा तो उसकी आय कितनी हो गई आपके पास, क्या 125 हो गई है क्या, अब 125 हो गई। कहता आगे क्या कहता है, तो खर्चा 20% बढ़ जाता है, और खर्चा उसका कितना बढ़ गया, 20%। खर्चा पहले था कितना, 80, और 80 पे 20% बढ़ेगा। आप इनको भिन्न में भी बढ़ा सकते हो, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करना अपनी तरह से, जैसे आप चीजों को समझते हो वैसे। जैसे 20% है, 20% बढ़ाना है तो 20% की भिन्न होती है 1/5। 80 को जब आपको 20% बढ़ाना है तो आप ऐसा कहोगे भी 80 था, पहले 5 था और 5 पे कितना बढ़ा दिया, तो 5 पे 1 बढ़ा दिया, तो यानी 6 हो गया। 5 पे 1 बढ़ाया तो कितना हो गया, 6। तो 16 पंच होता है 80, और 16 छिका आपके पास कितना हो जाता है, 96। यानी अब जो है वो खर्चा कितना हो गया उसका, तो आप कहोगे 96। खर्चा कितना हो गया, 96। ये मैं रहने देता हूं, अगर किसी को, है ना, ये यहीं पे है। तो अब खर्चा कितना हो गया उसका, 96। देखो अब कमाए कितने, 125, खर्च कितने कर दिए, तो 96 खर्च कर दिए, तो बच कितने गए, तो आप कहोगे 29 बच गए क्या। 125 में से 96 खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो आपके पास कितने बच गए, 29 बच गए। अब आगे क्या कहता है आपको, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत थी कितनी आपके पास, 20 थी, और अब बचत कितनी हो रही है, तो 29 हो रही है क्या। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे 9 की वृद्धि हो गई, कितने की, 9 की। 20 से बढ़ के 29 हो गई तो 9 की वृद्धि हो गई, और कितने पर, 20 पर, और परसेंट बनाना है तो गुणा में 100 लगा देना। तो 20 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, और 5 और 9 को गुणा करोगे तो 45 आ जाएगा क्या।
तो आपके पास कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 45 की वृद्धि हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? क्या ये जो बात है वो समझ में आई है क्या आपको? ठीक है, तो ये 45% की उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप पूरे क्वेश्चन को भिन्न में कर सकते थे, पूरे क्वेश्चन को क्या करते, भिन्न में कर लेते, है ना। मैं आपको बता देता हूं भिन्न में करने का तरीका भी एक, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो और फिर भिन्न वाला तरीका देखना। जैसे आप भिन्न में ऐसे सोचते, आपके पास कितनी है आय, है ना, आय का कितना खर्च करता है, तो आप कहोगे 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या हुआ, क्या 4/5 होता है क्या 80%? तो आय को कितना मान लोगे, तो आप कहोगे आय 5 है। आय कितनी है, 5। आय अगर आपके पास 5 है तो यहाँ पे 4 तो खर्च कर दोगे, 5 आए थी 4 खर्च कर दिए, तो बच कितने गए, 1 बच गया। अब आय जो है वो आपके पास 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, क्या 1/5 होता है क्या 20% के भिन्न? यानी पहले आय 5 थी और अब 5 पे कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो क्या 6 हो जाएगी क्या? तो यहाँ पे पहले आय आपके पास कितनी है, 5 है, और 5 पे 1 बढ़ी तो क्या 6 हो जाएगी क्या यहाँ पे? इसको ध्यान से समझना, हम ऐसे निकालेंगे भी पहले आए 5 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, अब बढ़ने के बाद क्या 6/5 हो गई, तो 5 से 5 कट जाता है और यहाँ पे 6 आता है, नहीं आए। और जो खर्चा है वो उसका कितना बढ़ गया, नहीं ये खर्चा बढ़ा है, भी आय तो 25% बढ़ी है ना, आय 25% बढ़ी है भाई, आय 25% बढ़ी है, तो यहाँ पे 25% के भिन्न लिखेंगे। तो आय 25% बढ़ी यानी 1/4, यानी 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5। तो आप ऐसा लिखोगे, 4 तो थी आय और अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है, तो यहाँ पे ये 25/4 हो जाएगा। कितना होगा, 25/4 हो जाएगी आय। खर्चा जो है वो आपके पास 20% बढ़ा है, तो खर्चा 20% बढ़ा है, तो यानी 1/5 इसकी भिन्न होती है, यानी 5 था खर्च और अब कितना हो गया, 5 पे बढ़ के 6 हो गया। तो यहाँ पे 4 और खर्चा बढ़ा कितना, तो 5 था और 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो इस पूरे को आप कितना लिख सकते हो, क्या 24/5 लिख सकते हो क्या? तो इसको 24/5 लिखना आप, कितना आ जाएगा, ये खर्चा अब कितना हो गया आपके पास, तो 24/5 हो गया। अब आपके पास बचत कितनी हुई, तो इन दोनों का अंतर लोगे तो वो आपके पास बचत होगी। तो एक बात आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे भी, जब हम इसको भिन्न में लेके गए ना, तो ये भिन्न क्या होगी, मुश्किल हो गई, आपके पास फ्रैक्शन बन गई क्या। इसीलिए हमने इसको परसेंटेज में किया था, क्योंकि जब वहां पे 100 से 100 कैंसिल होता है हर टाइम, तो 100 से 100 कैंसिल होता है तो वो इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ना करके आप वो परसेंट वाला तरीका करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, यहाँ दोनों का अंतर लेना, यहाँ लिख लेना, फिर एक और इसका अंतर लेना और उसको ऊपर लिखना, एक को बटा में लिखना, तो उतना परसेंट आपके पास वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो भी, भिन्न को सेम बना सकते हो, है ना। तो भिन्न को सेम बना लेना, भिन्न को सेम बनाने का मतलब जो इनका एलसीएम होगा उसको हम क्या मान लेंगे, टोटल आय मान लेंगे, तो वो आपको फिर अलग माननी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप ये तरीका भी देखना, अपने आप से इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने की आपको कोशिश जो है वो करनी है। ओके, आपने कोशिश कर ली होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कहता है, कच्चे माल की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई। भी कच्चे माल की कुछ कीमत पहले थी, अब कितने परसेंट बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तो मैं मान लेता हूं भाई पहले कच्चे माल की कितना था, कच्चा माल 100 था क्या मूल्य, अब 15% बढ़ जाएगा, तो 100 से 15% बढ़ेगा तो क्या 115 हो जाएगा क्या, भी 100 पर 115% हो जाएगा ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन के जैसे, भी आप 15% के भिन्न कहते, ये तो होती है 3/10, तो खर्चे को आप कितना मान लो, 10 मान लो और फिर 13 कर देना। लेकिन ऐसा करेंगे ना तो आगे वाली भी तो भिन्न है और आगे वाली भी भिन्न है, तो ये अलग अलग होती है, फिर ये फ्रैक्शन और बन जाता है पॉइंटों में। या तो आपको करना क्या होगा, सभी भिन्न पहले लिखना और उनके अपोन में उनका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उनके एलसीएम को टोटल मान लेंगे हम, है ना। या फिर आप ऐसे परसेंटेज वाला तरीका लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखना आप इसमें, इसीलिए हम परसेंटेज वाला तरीका लगा रहे हैं इन क्वेश्चनों में। हम भिन्न वाला तरीका भी लगाएंगे जहां पे भिन्न हमारी यूज होगी, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, आपका माइंड काम करना चाहिए भी, आपको कहां पे कौन सा कब तरीका यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मजदूरी पर होने वाला व्यय कच्चे माल की कीमत के 25% से 30% हो गया। भी जो मजदूरी पे खर्चा जो होता था ना, ये तो हो रहा है आपके पास कच्चे माल पर,
ये तो जो कच्चा माल है ना आपके पास उस पे खर्च हो रहा है। अब मजदूरी भी है, इनमें मजदूरी है, तो मजदूरी पहले कितनी थी? तो पहले वो कह रहा है मजदूरी जो है वो कच्चे माल की 25% थी। कच्चे माल की कीमत के 25% से 30% हो गई है। पहले तो 25% लगती थी, यानी अगर आपके पास 100 क्या था, 100 कच्चा माल था, 100 का कच्चा माल था, तो 100 का 25% निकालोगे तो उस पर 25 मजदूरी लग जाती थी। मजदूरी कितनी लगती थी? 25। 100 का 25% निकाला है। लेकिन अब क्या है, वो मजदूरी बढ़ गई है और कोई कितने परसेंट हो गई है आपके पास? क्या 30% हो गई है क्या? तो अब मजदूरी 30% होगी, तो आप क्या करोगे? क्या 115 का 30% निकाल लोगे क्या? भी इतनी बढ़ गई। अब बढ़ा के लिखनी है तो बढ़ा के लिख देना, नहीं तो पहले 30% निकाल लेना है। एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 345, और जीरो बटा में है तो आपके पास क्या 34.5 बढ़ जाएगी क्या मजदूरी? पहले 100 था, 100 पे कितने रुपए मजदूरी दे रहे थे? 100 का 25%। अब मजदूरी बढ़ गई, 30 हो गई, तो और खर्चा कितना हो गया कच्चे माल का खर्चा? तो वो आपके पास 115, तो 115 का कितना परसेंट निकाला हमने? 30% निकाला, तो इतनी बढ़ जाएगी। तो अब जो पूरा व्यय है उसका, जो व्यय है वो कितना हो गया देखना। तो व्यय इन दोनों पे डिपेंड करेगा क्या? भी 100 रुपए का तो उसने सामान खरीदा और 25 रुपए उस पर मजदूरी लग गई, तो टोटल कितना लग गया? तो टोटल क्या 125 खर्चा आ गया क्या आपके पास? समझ में आया क्या? यहाँ पे ऐड करना है भी 100 रुपए तो उसका कच्चा माल था और उसमें 25 की मजदूरी लगी, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 125। यहाँ पे दोनों को ऐड करो। अब मजदूरी कच्चा माल तो हो गया 115 का और मजदूरी लग रही है 34.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 0.5, और ये आपके पास 9 आएगा, और 4 और 1, क्या 149.5 हो जाएगा क्या ये? ठीक है, तो ये 149.5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कच्चे माल की कीमत में लगभग कितनी कमी की जाए कि कुल व्यय अपरिवर्तित रहे? अब कच्चे माल का कुल पहले खर्चा था कितना? 125। अब हो कितना गया? तो आप कहोगे कितना हो गया? 149। तो आप कितना कम करो? 149 तो हो गया, तो 149 से कितना कम करो कि कोई परिवर्तित ना हो या अपरिवर्तित रहे? तो आप क्या करोगे इसमें? 149 पर, 149.5 पर आप कितना कम करो? 125 बढ़ाने के लिए क्या करोगे? देखो 115 से 34.5 बढ़ाया था, 125 है, इससे 10 ज्यादा है तो इससे 10 कम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 24.5 खर्च करोगे क्या इस पे? कम करोगे क्या? 24.5 क्या करोगे आप? कम करोगे। और गुणा में परसेंट बनाना है, तो परसेंट बनाने के लिए क्या काम करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटेगा और आप इसको कट करना 5 से पहले, तो 5 से कट करोगे तो कितना आएगा? इन दोनों को कट कर देता हूं मैं 5 से, है ना? आप इसको कट करना है, इसको मैं सबसे लास्ट में कट करता हूँ। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका साथ साथ में, है ना? हमें दो बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको देखना, आपको समझ में आया ना? पहले 100 था कच्चे माल का रेट, अब 115 हो गया। कच्चे माल का 25% मजदूरी लगती थी, अब कच्चे माल की 30% मजदूरी लगती है, यानी कितनी मजदूरी लगती है? 34.5। तो कुल जो खर्चा होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। तो 100 तो कच्चे माल के लगे, 25 रुपए मजदूरी लगी, तो 125 हो गए। सेम ऐसे हो गया। अब वो कह रहा है भी इसको कितना कम करें, तो कितना कम करोगे? 149 को 125 बनाना है तो 24.5 कम करना पड़ेगा। कितने पर? 149 पे। तो ये आपके पास परसेंटेज बनेगा। इस लाइन को हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते थे, अभी देखना कैसे लिखते। इसको थोड़ा डायरेक्ट कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिख देते, जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है? मजदूरी तो 15% बढ़ी, जो कच्चा माल है उसका रेट 15% बढ़ा। अब आपके पास जो इस पे मूल्य लग रहा था वो कितना लग रहा था? 25%। तो 25% इसका डायरेक्ट बढ़ा के ही निकाल दो आप, ये खर्चा कितना था। तो आप कहोगे 100 तो था ही, और 100 पे 25% मजदूरी लग गई, तो टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे 180 हो गया। कितना? 180। तो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास 180 नहीं भाई, 125 हो गया। 100 पर 125 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 125, यहाँ पे अब कितना बढ़ गया? इसका 30% अधिक हो गया। तो 30% बढ़ेगा, तो आप क्या निकाल दोगे? क्या 115 का 130% निकाल दोगे क्या? भी बढ़ के निकाल दिया हमने डायरेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो? इनका अनुपात बना सकते हो। यहां से क्या कर सकते हो? अनुपात बना सकते हो। भी ये बढ़े हुए खर्चे आ गए, तो इनका अनुपात बनाओगे तो क्या करोगे? एक जीरो से एक जीरो कट कर दो। इसको कट किया हमने, 5 से काटा तो ये 25 बार कट गया, और यहाँ पे कट किया 5 से, तो कितनी बार कटेगा? ये 23 बार कटेगा।
और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये 10 जो है इधर वो 25 से गुणा हुआ तो आपके पास कितना हो गया? 250। और यहाँ पे आपके पास आएगा 23 गुणा 13। तो 23 गुणा 13 कितना होता है? 13 आती है 39, और 13 और आपके पास 13 दूना 26, और 4 कितने? 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29। यानी ये 299 से, तो अब खर्चा पहले कितना था? 250। तो अब कम कितना करोगे? तो 99 से क्या 49 कम करोगे क्या? 49 कम करोगे कितने पर? 299 पर। कितने पर कम करोगे? 299 पर। और गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो यहां से भी आप आंसर निकालोगे तो आपके पास सेम आएगा। इसको कट करना, आप डिवाइड करना, देखना कितनी बार जाता है। जैसे ये 2 जीरो है वो आपके पास यहाँ पे लग जाएगी, यहां से हटेगी, तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है? एक बार जा रहा है क्या? सबसे पहले एक बार ही जाएगा ना, जैसे 2 बार नहीं जा सकता, तो एक बार जाएगा। ये 300 है, ये 490 है, तो एक बार जाएगा। कितने ऑप्शन में? पहला एक है आपके पास, तो एक ही ऑप्शन है 17। तो 17 आपका पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भी 17%। पूरा नहीं कटेगा लेकिन लगभग 17% कटेगा। तो लगभग में इसका आंसर पूछा हुआ था, तो लगभग आपके पास इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या? इसको हमने डायरेक्ट बढ़ा के लिख दिया। ध्यान रखना, ये मजदूरी थी और इसमें जो ये मूल्य था कच्चे माल का, और उसमें मजदूरी ऐड करने के बाद हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया और फिर अनुपात बना लिया। तो थोड़े से नंबर क्या होते हैं आपके पास? छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहता है। क्या बात समझ में आई क्या? थोड़ी सी भाई, है ना। आप इसको ध्यान से करना क्वेश्चन को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हैं, वहां से आपने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको कर पाते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनको करके आना, एक बार उनको करके आना वापस से, और फिर इन क्वेश्चन को करना, तो आपका थोड़ा सा जो क्लियर है माइंड वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? अब आगे देखते हैं। और अब आपके पास एक नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। आप एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और करते जाइए फटाफट। पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही इजी से और आसान से क्वेश्चन है ये। देखो देखो क्या कहता है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों के अंक प्राप्त करने हैं, जरूरी है। 40% अंक प्राप्त करने क्या है आपके पास? जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से क्या हो रहा है आपके पास? फेल हो रहा है क्या? भी उसको नंबर चाहिए कितने? अगर पास होना है तो कितने परसेंट नंबर चाहिए? तो 40% नंबर चाहिए। एक उम्मीदवार है, उसके 220 नंबर तो आ गए। कितने नंबर आ गए? 220। भी वो कह रहा है भी उसके 220 नंबर तो आपके पास आए, और वो फिर भी 20 से फेल हो गया। 20 से फेल हो गया। थोड़ा सा सोचना, अंडरस्टैंड करना इस चीज को भी। 220 नंबर आने के बाद में अगर वो 20 नंबरों से फेल हो गया, तो 20 नंबर अगर उसके और आ जाते तो पास हो जाता ना। तो 20 नंबर और आते, यानी 220 और 20 और आ जाते, तो वो आपके पास 240 नंबर में पास हो जाता। 240 नंबर में क्या हो जाता आपके पास? वो बंदा पास हो जाता। अब क्या कह रहा है? हो गया। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो पूछ रहा है परीक्षा कितने नंबर की थी या अधिकतम नंबर कितने थे। एक परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं आपके पास? 100% हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने? 100%। तो आपके पास 100% अंक हो सकते हैं। देखो परसेंट में देखोगे तो 40% में पास होता, और नंबरों में देख रहे हो तो कितने नंबरों में पास हो रहा है? 240। भी 220 नंबर आए, 20 और आ जाते तो 240 हो जाते और वो पास हो जाता। तो नंबरों में हमने देखा तो 240 में पास हुआ, और परसेंट के हिसाब से देखा तो 40% में पास हो गया है। कितने में? 40% में। और आपके पास नंबर होते कितने परसेंट है? 100% होते हैं, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे 240 नंबर 40 की वैल्यू हो जाएगी, और आपको कितने की चाहिए? 100% की चाहिए, तो 100 की। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे आप इस भिन्न को भी लिख लेते, चाहे आप भिन्न से निकालते भी। 40% की भिन्न होती है आपके पास कितनी? तो आप कहोगे 2/5। कितनी होती है? 2/5। तो कुल नंबर 5 मान लो, है ना। भी 40% में पास हो रहा है तो कुल नंबरों में से तो पास होता है। तो 5 अगर कुल नंबर है उसके, तो उसके आए कितने नंबर? क्या 2 नंबर चाहिए क्या पास होने के लिए? पास होने के लिए 2 नंबर चाहिए, और 2 नंबर यहाँ पे नंबर के अंदर कितने हैं? तो यहाँ पे 2 चाहिए, वो यहाँ पे कितने हैं? 240। तो इस 2 की वैल्यू 240 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 2 की वैल्यू 240, और आपको 5 की निकालनी है तो 5 से आप गुणा कर देना।
तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 120 और 12 पंच होता है 60 और एक जीरो की आपके पास एक जीरो लग जाएगी, तो क्या 600 आ जाएगा क्या? तो 600 जो अंक है वो आपको यहाँ पे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अभी अधिकतम जो अंक है परीक्षा के वो कितने हैं, 600 है, 240 उसके आते तो वो पास हो जाता। समझ में आई क्या बात? 240 40% के बराबर है, परसेंट में देखें तो 40 और नंबरों में देखें तो 240। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। एक जैसे से क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आने लगेंगे, थोड़े से आपको देखने हैं बस ध्यान से। देखो क्या कहता है, आपको पढ़ लिया क्या आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से? अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो आपको समझ में आएगी चीजें। कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। भी पास होना है ना, अगर आपको क्या होना है, पास होना है, तो आपको 34% तो अंक चाहिए ही चाहिए। कितने अंक चाहिए? 34% अंक चाहिए, है ना। कहते हैं एक छात्र ने 26% अंक प्राप्त किए। अब एक के कितने अंक आए? 26%। क्या 34 पास होने से कम आए हैं क्या? तो एक के आपके पास 26% अंक आए हैं एक छात्र के, तो पास होने से मतलब 26% आए तो फेल तो हो ही गया ना। पास कितने में होता? 34 में होता। 26% आए तो फेल हो गया। कितने परसेंट से फेल हो गया? कितने परसेंट से? तो आप कहोगे 4 और 4 8, 8% से वो क्या हो गया आपके पास, फेल हो गया। यानी 8% ज्यादा नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। समझ में आई क्या? भी परसेंट में हमने देखा तो 8% अगर ज्यादा आते तो वो पास हो जाता। वह 10 अंकों से फेल हो गया। लेकिन देखना भी, यहाँ पे परसेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो वो 8% से फेल हो रहा है, लेकिन अंकों के हिसाब से इसने कह रखा है भी अगर उसके 10 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी मैं कहता है यहाँ पे आपको भी, आपके पास अगर 10 नंबर और ले लो, नंबर में 10 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता क्या? 10 अंकों से क्या हो रहा है आपके पास, फेल हो रहा है। तो 10 अंक अगर और आ जाते तो वो पास हो जाता। परसेंट के हिसाब से कितने परसेंट और आ जाते? 26 तो उसके आए, 34 होते तो पास हो जाता, यानी 8%। परसेंट में देखा तो 8% और नंबर में देखा तो कितने नंबर आए आपके पास, 10। तो क्या 10 जो है वो 8% का मान होगा कि नहीं होगा? 8% का मान होगा। आपसे पूछा है पूर्णांक क्या थे, एक परीक्षा में पूर्णांक कितने हो सकते हैं अधिकतम? 100%, है ना। 100% नंबर ले सकते हो आप। अगर 8% आपके पास 10 है तो 100% कितना होगा? तो 100% निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देना और इसको कट करना, तो ये 2 बार कटा और ये कटा 25 बार, 4 से। ये 4, ये 2 से 1 बार और ये 2 से कटा 5 बार, तो 25 पंजा कितने होते हैं आपके पास? तो 125। कितने हो जाएंगे? 125। तो 125 अंकों की वो टोटल जो है वो परीक्षा थी आपके पास। क्या ये बात समझ में आई क्या? पूरा क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे है, आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो भाई, अब इसमें ना कुछ मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा सोचोगे ना क्वेश्चन, तो आपके ऐसे बाउंडेशन नहीं रहेगी। जैसे आप एक चैप्टर में जकड़ा हुआ नहीं रहेगा आपका दिमाग भी, परसेंटेज का आएगा तो क्वेश्चन ऐसे करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा तो ऐसे करना है, टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा तो ऐसे करना है, मेंसुरेशन का आएगा तो ऐसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को खोलो जितना हो सकता है और वाइल्ड सोचो, है ना। जैसे हो सकता है क्वेश्चन हम वैसे सोचते चले जाएंगे तो मैथ जो है वो इजी होती जाएगी। ऐसे बाउंड्री मत बना देना, अभी परसेंटेज है तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, है ना। ऐसे मत बनाना भी बाउंड्री वगैरह कुछ भी अपने माइंड के बाहर। हमारे दिमाग की कोई भी सीमाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे 10 जो नंबर है वो 8% की वैल्यू हुई और एक परीक्षा में टोटल 100% अंक हो सकते हैं, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 125 अंक हो जाएंगे। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके और आपने सोल्व करना, आपने किया होगा वीडियो को पॉज करके सोल्व, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को। कहता है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। 30% तो नंबर आए। अगर ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं एक ऐसे लाइन लगा लूं और इसमें मैं कह दूं कोई भी छात्र जो है वो यहाँ पे पास हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब इसके 30% अंक आए हैं और ये फेल हो गया है क्या?
तो 30% अंक जिसके आए वो कितने अंकों से फेल हो गया, तो आप कहोगे 6 अंकों से फेल हो गया। यानी 6 अंक और आ जाते तो वो पास तक पहुंच जाता। क्या आपके पास 30% प्राप्त कर लिए, पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे, तो 6। अगर इसके 6 नंबर और आ जाते तो पास तक पहुंच जाता। आगे देखो, अन्य प्रत्याशी के 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिए हैं। भी जितने आपको पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे 6 ज्यादा नंबर आ गए हैं इसके। 6 ज्यादा आगे मतलब पास होने से ज्यादा नंबर ले गया। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, यहाँ पे जो बंदा था उसने कितने प्राप्त कर लिए, 40, और पास होने वाली जो लाइन थी ना उससे 6 अंक ज्यादा ले गया। तो 6 अंक ज्यादा ले गया तो ये पास हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ से कितने अंक ज्यादा ले गया, तो 6 अंक ज्यादा ले गया। अब यहाँ पे देखना कितने परसेंट की वैल्यू कितने नंबर है ये आपको ढूंढना है। तो कितना परसेंट हुआ यहाँ पे, 30 से आपके पास 40 बढ़ा, ये इस बंदे के तो कितने नंबर आ रहे हैं, 30%, और इसके कितने आ रहे हैं आपके पास, 40%। तो कितने परसेंट का गैप है दोनों के अंदर, क्या 10% का गैप है क्या, दोनों के अंदर कितने परसेंट का गैप है, 10% का। और यहाँ पे 6 और 6 नंबर के अंदर देखा तो यहां से चले यहां तक तो 6 + 6 12 अंकों का गैप है क्या। तो 10% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 नंबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। तो आप कहोगे 100%। क्या निकालना है आपको, अधिकतम अंक निकालने हैं ना। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं आपके पास, 100%। तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे 12 और बटे 10 और गुणा में हम क्या कर देंगे, 100, है ना। तो आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो काटा तो 12 गुणा 10 कितना होता है आपके पास, 120। यानी परीक्षा में कुल कितने अंक थे, तो आप कहोगे 120 अंक थे। आप एक बार इसको वापस से देखना क्वेश्चन को, और आप इन क्वेश्चनों को 3-4 क्वेश्चन जब करोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आने लगेगी पूरी सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आपको इसमें अच्छे से जो है वो सोच समझ के काम करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, फिर सोल्व करने की कोशिश कर लो, जो भी डाटा है उसको देख लेना अच्छे से, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को देखना। क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपको, कहता है एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त किए और 13 अंकों से फेल हो गया। भी एक छात्र के 30% अंक आए और फेल हो रहा है, तो एक ऐसे लाइन लगाता हूं मैं। इस लाइन का मतलब हो गया ये जो है आपके पास नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे ये कोई पास होने वाला पॉइंट है, यहाँ पे हर कोई पास हो जाता है। एक छात्र के 30% अंक आए हैं, मतलब यहाँ आए हैं क्या, वो छात्र पास होने से कम आए तो वो यहां तक आया, और वो 13 अंकों से फेल हो गया। यानी इसके बाद अगर उसको 13 नंबर और दे देते ना आप, तो वो पास हो जाता। 13 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता ना, 30% से अगर 13 नंबर ज्यादा आते तो वो पास हो जाता। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए, उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 26 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। एक दूसरा आदमी है, जिससे एक दूसरा विद्यार्थी है जिसने 45% अंक प्राप्त किए और पास होने से ज्यादा ले गया। पास होने से ज्यादा ले गया मतलब यहां आ गया वो, और उसके अंक आए कितने हैं परसेंट में, तो 45 आए हैं। और पास होने से कितने अंक ज्यादा आए हैं, तो आप कहोगे पास होने से उसके 26 अंक जो है वो ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पे तो हो रहा था पास, और पास होने से 45 तक वो पहुंचा तो उसके 26 नंबर क्या हो गए आपके पास, ज्यादा आ गए। 26 नंबर क्या हुए यहाँ पे, ज्यादा आए हैं। ठीक है क्या, अब इसको देखो, पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब की बार आपसे कुल नंबर नहीं पूछे उसने, कुल नंबर नहीं पूछे भी कुल कितने नंबर होंगे अधिकतम या न्यूनतम। अब भी आपसे क्या पूछ रहा है भी उसमें पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, भी यहाँ पे कितना परसेंट लिखा हुआ होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करोगे, पहले तो देखो कितने परसेंट का चेंज हुआ। परसेंट में इसके आए 30 नंबर और इसके आए आपके पास कितने नंबर, तो इसके तो 30 नंबर और इसके आए आपके पास 45 नंबर, तो परसेंट में क्या 15% बढ़ गया क्या। तो इन दोनों विद्यार्थियों के बीच का जो गैप है वो कितने परसेंट का है, तो आप कहोगे 15% का। और अगर नंबर में देखते तो नंबर में कितना चला, यहाँ से 13 ये चला और 26 ये चला, क्या टोटल 39 नंबर चला क्या, टोटल कितने नंबर चला, 39। तो आप कहोगे यहाँ पे कितने नंबर चल गया, ये 39 नंबर चल गया।
39% नहीं, 39 नंबर। तो 15% क्या 39 की वैल्यू हो जाएगी क्या, है ना। 15% किसकी वैल्यू हो जाएगी, 39 की। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है, अगर आपसे पूछा होता परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी, तो आप क्या करते, 15% की वैल्यू तो आपके पास 39, तो यहाँ से आप 100% की होती है क्या परीक्षा, तो 100% की वैल्यू निकालते, तो क्या लिखते, क्या 39 और 15 आता आपके पास बटे में, और गुणा में कितना लगा देते, 100 लगा देते क्या, तो आपके पास ये आ जाते क्या टोटल नंबर। इसको कट करोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। लेकिन उसने टोटल नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछे हैं परसेंट। तो परसेंट पूछे हैं तो ये नंबर वाली साइड हम छोड़ देंगे, इस साइड को ऐसे नहीं करेंगे, परसेंट की वैल्यू नहीं निकालेंगे। आप यहाँ पे देखो 30%, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। 30% अंक प्राप्त हुए, कितने और नंबर मिले, 13, तो पास हो जाता क्या वो, 13 नंबर और मिलते तो पास हो जाता क्या आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे पास हो जाता। यहाँ पे देखो 15% कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 15% 39 के बराबर है, कितने के बराबर, 39 के बराबर। तो यहां से आप इसको 3 से, जैसे आपको ऐसे देख सकते हो, या तो भी एक नंबर कितने परसेंट के बराबर होता, तो एक नंबर 15/39% के बराबर होता क्या, 15/39 आता आपके पास, इतने परसेंट के बराबर होता। तो 13 नंबर आपको चाहिए भी, 13 नंबर बढ़ाने हैं, तो 13 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो आप कहोगे 13 नंबर जो है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे 39, और 13 से हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो 13 से काटा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, और यहाँ पे 3 से काटा तो आपके पास कितना कटेगा, 5 बार कट जाएगा क्या, यानी 13 नंबर जो है वो कितने के बराबर है, तो 5% के बराबर है। अगर 13 नंबर 5% के बराबर है, तो यहाँ पे 5% नंबर और चाहिए थे क्या उसको, 13 नंबर चाहिए, या तो या फिर क्या चाहिए उसको, 5% बढ़ाने हैं। उसके नंबर आए कितने यहाँ पे, तो 30% आए, और 30 में 5% जोड़ोगे तो आपके पास क्या, यहाँ पे 35% नंबर में वो पास हो जाता क्या। क्या ये बात समझ में आई है क्या थोड़ी सी, इसको मैं वापस से लिखता हूँ एक बार, ताकि अच्छे से ये चीज जो है वो क्लियर हो जाए आपको। इसमें नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी कर सकते हैं हम, तो उसको वैसे नहीं करते हम। थोड़ा सा इसको वापस देख लेना आप। जैसे यहां से बढ़ा तो वो 13 नंबर बढ़ा, और फिर यहां से चला तो वो 26 नंबर ज्यादा चला। टोटल जो गैप आया वो आपके पास 39 नंबर का आया, कितने का, 39 का। और परसेंट में जब आपने गैप देखा तो वो 15% है, कितना है, 15%। अब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे काम करेगा। वो कह रहा है 13%, 13 नंबर, अगर 30% प्राप्त हुए, 13 नंबर और बढ़ा दो तो पास हो जाएगा क्या। तो 13 नंबर कितने परसेंट के बराबर है ये हम पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3 से देखो, ये 13 × 3 लिखा है, और ये आपके पास क्या लिखा है, 15 × 3, है ना। तो 15 × 3 नहीं, 5 × 3, तो ये लिखा है 5 × 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या 5% आपके पास 13 के बराबर हो जाएगा क्या, यानी 5% कितने नंबर के बराबर है, 13 के बराबर है। तो 13 नंबर बढ़ाओ, या तो या परसेंट में बढ़ाना है तो 5% बढ़ा दो, तो 30% तो उसके नंबर आ ही गए, 5% और बढ़ाते तो क्या यहाँ पे उसके 35% नंबर आ जाते क्या, तो यहाँ पे उसके नंबर कितने होते, तो 35% होते। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नंबर बी, यानी 35% नंबरों की उसको क्या है, आवश्यकता है पास होने के लिए। आप इसको रिवर्स भी कर सकते थे, जैसे 13% के लिए आपको क्या चाहिए, 5%, 26 नंबर ज्यादा आ गए, तो 26 नंबर ज्यादा आ गए मतलब 13 दूना 26, यानी 26 नंबर कितने परसेंट के बराबर, तो आप कहोगे 10% के बराबर, यानी उसके 26 नंबर जो ज्यादा है ना वो 10% ज्यादा है, पास होने से 10% ज्यादा है। तो यहां से 10% कम करोगे तो भी आप पास कर सकते हो। तो 45 में से 10% अगर हम कम कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 35% बचेगा। तो 35% आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, आप इन दोनों चीजों को आराम से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लेना वही पहले, फिर आगे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को देखना है। एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 264 अंक प्राप्त किए, उसने पास परसेंट से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। भी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे ना, उससे 10% अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, भी एक पास होने के लिए मान लो आपको इतने नंबर चाहिए, ये पास वाला है, तो
तो एक बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 264 प्राप्त किए हैं, और पास होने से उसने 10% अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं। कितने? 10% अधिक। तो अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एक अन्य परीक्षार्थी ने 288 अंक प्राप्त किए हैं, एक और है उसने 288 यानी 264 से भी आगे चला गया वो, तो 288 अंक प्राप्त किए हैं। आपसे पूछ रहा है उसने 5% से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए, तो 5% से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है क्या? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इस चीज को देखना, यहाँ पे कोई पास हो रहा था और उसके नंबर पास होने से 10% ज्यादा आए, मतलब कितने आए हैं यहाँ पे, 264 आए हैं क्या, 10% ज्यादा नंबर आए हैं। 10% की भिन्न कितनी होती है आपके पास, ये जो 10% ज्यादा नंबर आए इसके भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 10% के भिन्न होती है 1/10, यानी पास पे अगर 10 थे तो 10 पे एक ज्यादा आ गए, मतलब उसके नंबर आ कितने गए, के 11 आ गए हैं क्या। भी अगर पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए तो 10 पे एक ज्यादा आए तो उसके नंबर आए कितने, 11 आए हैं क्या यहाँ पे। यहां से थोड़ा सा आप चेक कर लो इसको, जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 11, अगर 11 यहाँ पे 10 चाहिए थे उसके आए 11, और 11 में कितने नंबर बता रहा है वो, 264 बता रहा है क्या, तो 11 की वैल्यू 264 होगी। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो आप ऐसे निकालना भी 264 और बटे आपके पास क्या आ जाएंगे 11। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 से इसको गुणा कर दो, तो आपके पास कितना, ये कटा 2 और 4 और 10 से गुणा हुआ तो 240, यानी पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए थे, तो 240 नंबर चाहिए थे, उसके आए हैं 264। अब एक और विद्यार्थी है जिसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 288 प्राप्त किए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसने पास होने से कितने प्रतिशत ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए, तो पास होने के लिए तो आपको कितने चाहिए 240, इसने प्राप्त कितने किए 288, कितने ज्यादा प्राप्त किए भी 240 तो चाहिए थे, इसके आए 288, तो क्या इसने 48 अधिक प्राप्त कर लिए हैं क्या, इन दोनों का अंतर कितने ज्यादा है 48, किस से, पास होने से। तो पास होने वाले कितने हैं आपके पास नंबर, तो 240, और परसेंट बनाना है तो गुणा में क्या कर दोगे, क्या 100 कर दोगे क्या, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करना, और 24 गुणा होता है 48, तो यहाँ पे क्या 20% आ जाएगा क्या आपके पास, कितना आ जाएगा ये 20% आ जाएगा क्या। क्या समझ में आ गई है क्या आपको बात, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, एक बार आप इसको वापस से चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करके इसको देख सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, अब मेरे साथ देखना भी। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य 32% अंक प्राप्त करके पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त कर सकता है, तब पास होने के लिए कितने अंकों, कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। तो आपसे पूछ रहा है भी एक जो है वो पास होने वाली अगर ये लाइन है आपके पास, तो एक के तो आते हैं कम नंबर और एक के आते हैं ज्यादा नंबर। थोड़ा सा स्पीड करता हूं इसको, तो यहाँ पे 20% अंक प्राप्त करता है ये, तो 20% अंक प्राप्त करेगा, और दूसरा वो 30 अंकों से क्या हो जाता है फेल, यानी अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता क्या ये, तो 30 बढ़ा देते तो पास होने तक पहुंच जाता। दूसरा कोई बच्चा है जिसके 32% अंक प्राप्त होते हैं, और वो पास होने वाले अंकों से 42 अधिक प्राप्त कर लेता है, यानी पास होने वाले अंकों से कितने अधिक प्राप्त कर लिए उसने, 42 अधिक प्राप्त कर लिए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अभी हमने किया था, है ना, अभी हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें चेंज कर देता है। अभी आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो आप पहले तो गैप देखो, जैसे आपके पास परसेंट में कितना गैप आया, तो परसेंट में क्या 12% का गैप आ गया क्या, परसेंट में तो कितने का गैप आया 12% का, और ये नंबर यहां से यहां तक जाने में कितने का गैप आया, तो 30 और 42 क्या 72 का गैप आ गया क्या, यानी जो 12% है वो 72 के बराबर है क्या आपके पास। तो मैं पूछूं 1% कितने नंबर के बराबर होगा, तो क्या आप 6 बता दोगे क्या, 1% में कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे। अब पास होने के लिए इसको कितने और नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने और नंबर चाहिए, 30 चाहिए। अगर 1% आपके पास 6 के बराबर है
तो 30 निकालोगे तो क्या इसको 5 से गुणा करोगे तो 30 नंबर बन जाएंगे क्या, और इधर भी 5 से गुणा करोगे तो 30 नंबर जो है वो 5% के बराबर हो जाएंगे क्या आपके पास। 1% कितने के बराबर, 6 के, और 5 30 आपको देखना है 30 नंबर कितने होंगे, तो 6 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 30 नंबर, तो 1% को भी 5 से गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे आपके पास, क्या 5% हो जाएंगे क्या। तो जो 5% नंबर, या तो उसके 30 नंबर बढ़ाओ या उसके क्या कर दो 5% बढ़ा दो, तो वो पास हो जाएगा। तो 20 तो उसके आए थे, 5% और बढ़ा दोगे तो क्या 25% में वो पास हो जाता क्या। तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो आप कहोगे 25% जो है वो आपको पास होने के लिए जो है वो नंबर चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही है और आप इनको करोगे घर पे, है ना। 2-3 बार इन क्वेश्चनों को करना, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आने शुरू होंगे और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। नहीं तो ये समस्या कर देंगे भाई आपको, और फिर आपको दिक्कत होगी चीजों के अंदर। तो ये थोड़ा सा चीज जो है वो आप ध्यान में रखना, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लो, पॉज करके वीडियो को फटाफट पढ़ लो और फिर इसको सोल्व करो। देखो, 100 अंकों की परीक्षा में एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 100 तो टोटल मार्क्स दे रखे हैं आपको, एक परीक्षा कितने नंबरों की है, तो 100 नंबरों की है। कितने नंबरों की, 100 नंबरों की। कहता है एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है, एक छात्र के 35 अंक आए और 5 अंकों से फेल हो गया। 35 तो आए और 5 से फेल हो गया, यानी 5 अगर और आ जाते तो क्या 40 नंबर आते ही वो पास हो जाता क्या। 40 नंबर आते ही आपके पास वो पास हो जाता क्या। एक छात्र, पूरी परीक्षा 100 नंबर की, एक बंदे के 35 नंबर आ गए और 5 नंबर से वो फेल हो गया, तो 5 और आ जाते तो 40 में पास हो जाता क्या आपके पास। तो ठीक है, अभी 40 में पास हो जाता। यदि कोई अन्य उत्तीर्ण उत्तीर्णता अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण जितने अंक है ना उससे 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो वो पूछ रहा है भी उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने आपके पास, क्या 40 चाहिए क्या। और अब ये 40 से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है, तो 50% की भिन्न कितनी होती है, 2। तो यानी 2 पर 1 अधिक प्राप्त करना चाहता है क्या, 3। तो यहाँ पे पास होने के लिए तो चाहिए 40, यहाँ पे ये नीचे वाला पास होने से ज्यादा, पास होने वाले से कंपैरिजन कर रहा है, तो पास तो 2 पे होगा और 2 पे इसको 1 अधिक चाहिए, तो आप कितना कहोगे, इसको 3 चाहिए क्या। तो इसको कट करो तो ये आ जाएगा 20, और 20 दिया कितना हो जाएगा आपके पास 60, यानी उसको कितने नंबर चाहिए, तो वो कह रहा है भी मेरे को 60 नंबर चाहिए। कितने, 60 नंबर। तो आपके पास 60 नंबर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे। क्या समझ में आई क्या ये बात। आप इसको देख सकते थे ऐसे भी, 40% में अगर पास होता है 20, इसका कितना 50% अधिक, उत्तीर्णांक अंकों से 50% अधिक, तो इसका 50% कितना होता है, आधा। तो आधा यानी 20 और चाहिए उसको, 40 पे तो पास ही हो जाता, और इससे 50% ज्यादा चाहिए, तो 40 का 50% होता है 20, तो उसको टोटल कितना चाहिए, तो आप कहोगे 60 चाहिए। ऐसे सोचना ही तो है, तो आप ऐसे सोच सकते थे। ठीक है, तो आपके पास तो अभी कितना आता, 60 आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। ये भाई वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, और फिर आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, तो अब यहाँ पे देखना भाई। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से असफल हो गया। पास होने वाले अगर अंक आपके पास यहाँ पे थे, ये मैं लिखूं यहाँ पे पास हो जाएगा, तो उसके आए कितने, तो आप कहोगे 30% आए और 25 से फेल हो गया, यानी 25 अंक और आ जाते तो पास हो जाता क्या वो। पास होना यहाँ पे है, उसके 30 अंक आए और 25 से फेल हो गया, यानी 25 और आ जाते तो पास हो जाता क्या।
25 और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये 25 अंक, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक प्राप्त किए और उसने सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे एक दूसरा विद्यार्थी है जिसने 40% अंक प्राप्त कर लिए हैं और वो पास होने से 25% अधिक अंक ले गया है। पास होने से 25% अधिक है, ये तो है 25 नंबर और ये है 25%। पास होने से कितने अधिक अंक ले गया, तो 25% अधिक अंक प्राप्त कर लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने अंकों की आपको क्या है, आवश्यकता है। अंक पूछे आपको, पास होने के लिए कितने अंक आपको चाहिए, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखना, ये पास होने से 25% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, किससे, पास होने से। तो 25% की भिन्न कितनी होती है आपके पास, तो आप कहोगे 1/4। कितनी होती है आपके पास, तो 1/4 कितनी होती है, 1/4। तो पास होने से 25% ज्यादा लेके गया है, तो पास होने को तो क्या यहाँ पे 4 मान लोगे क्या आप, तो 4 पे कितना ज्यादा लेके गया, तो 4 पे 1 ज्यादा लेके गया, मतलब उसके जो नंबर आए होंगे वो कितने आए होंगे, 5 आए होंगे क्या। 25% अधिक, 25% की भिन्न होती है 1/4। तो 4 पे अगर वो पास होता तो पास से 1 ज्यादा ले गया, मतलब कितने ले गया, 5 ले गया। और यहाँ पे अगर 5 लेके गया तो 5 जो है वो यहाँ पे परसेंट के अंदर कितने हैं, 5 की वैल्यू परसेंट में कितनी है, 40। तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी क्या, अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्या 32 होगी क्या आपके पास। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, पास होने के लिए उसे कितने नंबरों की जरूरत थी, तो आप बोलोगे 32% नंबरों की जरूरत थी। क्या बात समझ में आई क्या आपको थोड़ी सी, ये पास होने के लिए उसको कितने परसेंट नंबरों की जरूरत थी, तो 32% की जरूरत थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस विद्यार्थी ने 30 प्राप्त किए, अगर वो 2% और प्राप्त कर लेता, कितने, 2% और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता क्या। और नंबर में ये कितने होते, तो नंबर में आप कहोगे 25 नंबर प्राप्त करने पड़ते। अगर परसेंट में देखता तो 2% और 25 जो है वो कितने में हो जाएंगे, 25। यानी 2% की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो आप कहोगे 25 पर होगी, कितनी, 25। 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो आपको चाहिए क्या, सफल होने के लिए कितने अंक प्राप्त किए, तो सफल होने के लिए कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं, सफल होने के लिए क्या 32% अंक प्राप्त करने हैं क्या। अगर 2 आपके पास 25 के बराबर है तो 32 कितने के बराबर होगा, 32%। क्या 2 को 16 से गुणा कर दोगे क्या, तो 2 को 16 से गुणा करोगे 32% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 25 को भी आप 16 से गुणा कर दो, तो 25 को 16 से गुणा करते हो तो कितना आता है आपके पास, तो आप करोगे 25 का 100 और 4 हो जाएगा, तो क्या 400 आ जाएगा क्या। अब गुणा करने का भी कला है भाई थोड़ी सी, जैसे इस 16 को आप 4 × 4 सोच लेना, तो 25 चौका होता है 100 और 100 को 4 से किया तो आपके पास कितना आ गया, 400। तो 400 अंकों की जरूरत होगी क्या यहाँ पे पास होने के लिए। परसेंट में पूछे तो 32% अंकों की, और नंबर में पूछा है तो कितने नंबरों की, तो 400 नंबरों की जरूरत होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है क्या आपको, है ना। ये हमारी आज की क्लास थी और लास्ट में पूरी क्लास खत्म हो गई है। लास्ट में जो है 2 मिनट की मैं फिर बात करता हूँ, और 2 मिनट की वो बात क्या है, आपको इस वीडियो को देखना है। आपने यहाँ तक देखा है तो जरूर, मुझे ऐसा लगता है भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो चीजें सीखने को मिली होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ जो नई चीजें थी वो आई होगी सामने। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी हमारी क्लास नंबर 8, है ना। क्लास नंबर 8, जैसा आपको पता है भी हमारी डेली जो है वो सुबह 7 बजे क्लास आ जाती है। डेली कितने बजे, सुबह 7 बजे आपको मिल जाती है। तो सुबह 7 बजे जो है वो आपको क्लास देख लेनी है। अगर आपको लगता है भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट आपके जो है वो टाइम पे मिलता है आपको, तो आप इन वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को और बता सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं इन चीजों को। बाकी आप हमारी ऐप जो आपके पास यहाँ पे लिंक चलता है उसको डाउनलोड करें, वहां पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस जो है ऐप पे अवेलेबल है, जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है अलग अलग एग्जाम के लिए। तो वहां से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं वापस क्लास नंबर 8 में सुबह 7 बजे। ओके, धन्यवाद।